जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से आपके सामने एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले आपके एग्जाम में, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या एमपी पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, इन सारे एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? इसका आपको सही आंसर देना है। तो इसका दोस्तों सही आंसर है हरिसेन। कौन इसके लेखक? हरिसेन है इसके लेखक बी नंबर का। एक बार बात करते हैं इसके कुछ फैक्टों की। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसको क्या बोलते हैं? इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। यह संस्कृत में लिखा गया है, तो बहुत बार पेपर में आया हुआ है किस भाषा में लिखा हुआ है, तो यह संस्कृत में लिखा हुआ है। इसमें समुद्रगुप्त का राजकवि हरिसेन था। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक है, अभिलेख में समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। तो आपको यहाँ से तीन चीजें मिल गई। फर्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा? हरिसेन। किसके बारे में लिखा? समुद्रगुप्त के बारे में। कौन सी भाषा में? संस्कृत में। ठीक है, अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले ब्रिटिश विद्वान कौन थे? आपको इसका सही आंसर देना है। तो जिसका सही आंसर है वो बी नंबर का है, जेम्स प्रिंसपे। ठीक है, एक बार इसकी बात कर लेते हैं। जेम्स प्रिंसपे ने ब्राह्मी, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ा। ठीक है, दो लिपियां थी जो अशोक के अभिलेखों में भी थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। इनके अध्ययन से अशोक के अभिलेखों का अर्थ स्पष्ट हुआ। इन्होंने यह काम 1838 में किया। तो ईयर भी यहाँ पे मेंशन है, कब हुआ? 1838 में किया। इससे प्राचीन भारतीय इतिहास पर इतनी रोशनी पड़ी। अब आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड हमारा क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य काल के प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन थे? आपको इसका सही आंसर देना है। तो जो इसका सही आंसर है वो है ए नंबर का, पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैनी। पाटलिपुत्र आपको पता है मौर्य काल में राजधानी थी, उज्जैनी में अशोक ने शासन किया था और तक्षशिला उनका गुरुकुल था। ठीक है, एक बार इसके फैक्टों की बात करते हैं। पाटलिपुत्र राजधानी थी, तक्षशिला और उज्जैनी प्रांतीय केंद्र थे। अशोक के अभिलेख में इन केंद्रों का उल्लेख है। ठीक है, अब आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की आर्थिक स्थिति में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? आपको सही का ध्यान बताया ना, इसको कौन कौन से सही है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ए और सी इसका सही आंसर है। मेरा व्यापार से सुरक्षा शुल्क के लिया जाता है, बिल्कुल सही बात है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और धनी व्यापारियों को सत्यवाह कहा जाता था। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। धनी व्यापारी क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है सत्यवाह। ठीक है, एक बार बात करते हैं, व्यापारियों से सुरक्षा शुल्क वसूला जाता था, सही बात है। धनी व्यापारियों को तमिल में मस्तूबन और प्राकृत में सत्यवाह कहा जाता था, बिल्कुल सही बात है। एक बार अपने पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, श्रेणी का क्या अर्थ है? आपको श्रेणी का सही अर्थ बताना है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो ईसा पूर्व है, उस टाइम पे उत्पादकों व्यापारियों का संघ है, उसको श्रेणी कहा जाता था। किसको? व्यापारियों का जो संघ है उसको श्रेणी कहा जाता था। ठीक है, श्रेणियों ने उत्पादन और व्यापार में नियम बनाए। वे कच्चे माल खरीदकर वस्तुएं बनाकर बेचते थे। विभिन्न शिल्प और व्यापार वर्ग इसमें शामिल थे। ठीक है, अब आते हैं अपने छठवां क्वेश्चन पे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर रिपीट हुआ है दोस्तों। ये अभी स्टेट पीसीएस में भी आया था, यूपी पीसीएस में भी आया था, एमपी पीसीएस में। हैनसंग के समय पाटलिपुत्र की स्थिति क्या थी? आपको सही आंसर बताना है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, जब हैनसंग आया था तो वो पाटलिपुत्र वो खंडर में बदल चुका था। इसका सही आंसर है। एक बार बात कर लेते हैं हैनसंग की। हैनसंग 7वीं सदी में हैनसंग भारत आया था। उसने पाटलिपुत्र को खंडर के रूप में देखा। मौर्य काल में नगर बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण था। ठीक है, अब आते हैं अपने सातवां क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, भूमिदान किसे कहते हैं? भूमिदान। ठीक है, एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भूमिदान। तो जो ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि थी उसको भूमिदान कहा जाता था, और इसका एक विशेष नाम था, इसको अग्रहार कहते थे। अग्रहार। ठीक है, अग्रहार का अर्थ है वो जो भूमि जो ब्राह्मण को दान में दी जाती थी। इस पर भूमि कर नहीं लगाया जाता था, मतलब किसी टाइप का टैक्स वगैरह नहीं था, ना कोई टैरिफ था। ब्राह्मण खुद स्थानीय लोगों से कर वसूल सकते थे। ठीक है, अब आते हैं अपने आठवां क्वेश्चन पे। आठवां क्वेश्चन है, भूमिदान के परिणाम में कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर का, राजनीतिक प्रभुत्व मजबूत हुआ। ए सही नहीं है। ठीक है, सही कौन सा है? बी सही है, सी सही है और डी सही है। मतलब भूमि कर वसूलने में बदलाव आया, राज्य और किसानों के बीच संबंध स्पष्ट हुए, सामंतों ने समर्थक जुटाए। ठीक है, अब बात है अपने नौवां क्वेश्चन पे। नौवां क्वेश्चन है, प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था? एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो वाकाटक नरेश से हुआ था। किससे? वाकाटक नरेश। एक बार बात करते हैं, प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वाकाटक वंश से हुआ था। महिलाओं को भूमि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं था, लेकिन प्रभावती ने दान किया। ठीक है, अब आते हैं 10वां क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, गहपति और बेललार और ओलिवर का अर्थ क्या था? इसका सही आंसर बताना है।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी नंबर का सभी सही है। मतलब गहपति मतलब बड़ी जमींदार को गहपति बोलते हैं, वेलालर छोटे किसान को, और ओलिवर कहते हैं हलवाहा को। ठीक है, इसका सही आंसर है, और ये सभी बौद्ध और तमिल ग्रंथों में उल्लेखित हैं। अपने 11वां क्वेश्चन पाते हैं। 11वां क्वेश्चन है लोहे के फाल वाले हल को प्रयोग किस क्षेत्र में था? इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में हुआ था उस टाइम पे प्रयोग। इसके बाद कर लेते हैं सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग भी हुआ था, ये भी उल्लेख है, और लोहे के फाल से फसल की उपज बढ़ी, ये बिल्कुल सही है। अब आते हैं 12वां क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक परिवर्तन के कारण क्या थे? आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर ए नंबर और सी नंबर इसका सही है। मतलब कृषि उपज को संगठित करने के नए तरीके और विभिन्न सांस्कृतिक का प्रभाव इस पर पड़ा था। ठीक है, अब आते हैं अपने 13वां क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है शिल्पादिकारम की भाषा कौन सी थी? इसको सही आंसर बताना है। शिल्पादिकारम की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर बी नंबर का तमिल। एक तमिल का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, तमिल महाकाव्य तमिल का कनिष्क के सिक्कों में राजा और देवता अंकित थे। यह साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं 14वां क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है राजा को देवी स्थिति पाने के लिए कौन सी उपाय अपनाने पड़े? इसका सही आंसर देना है। तो इसका आंसर है डी नंबर को सभी। ठीक है, देवी देवताओं के साथ नाम जोड़ना, विशालकाय मूर्तियां बनवाना और भूमि उपाधि धारण करना। ठीक है, अब बात करते हैं कुषाण शासक इसका प्रमुख उदाहरण है, बिल्कुल सही बात है। देवपुत्र उपाधि भी धारण की जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं 15वां क्वेश्चन की। 15वां क्वेश्चन है दक्षिण के राजाओं और सरदारों के संबंध में गलत कथन क्या थे? गलत। तो इसका सही आंसर है सी नंबर का सरदार अपने अधीन लोगों से कर वसूलते थे। इसका सी नंबर का सही है। ठीक है, अब आते हैं 16वां क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है मेगिस्तीन ने सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए क्या बताया? ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर का है, समिति और उप समिति के माध्यम से संचालन। ठीक है, 6 उप समितियां थी, नौसेना, पैदल सेना, रथ, अश्व, हाथी और उपकरण। ठीक है, अब आते हैं 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन मौर्य काल में तक्षशिला उज्जैनी क्यों महत्वपूर्ण थे? आपको इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर का लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्ग पर स्थित थे। ठीक है, जो हमारा जो वेस्ट से होता था व्यापार वो तक्षशिला था, और जो मध्य से होता था वो उज्जैनी था उसका केंद्र। ठीक है, स्वर्णगिरी सोने की खदान कर्नाटक में थी, आंध्रा में नहीं। ठीक है, अब आते हैं 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य के शासकों का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपको इसका सही आंसर देना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो बी नंबर के जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथ और सांस्कृतिक साहित्य में। ठीक है, एक यहाँ पे 2 फैक्ट हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्रकृत में है। ठीक है, अरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग सीमित अभिलेखों में हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 19वां क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है मगध सबसे शक्तिशाली राज्य क्यों बना? इसका रीजन आपको बताना है। तो इसका रीजन है ई नंबर का उपज भी है इसके। अच्छी कृषि उपज थी, लोगों की खदानें थी, गंगा और उपनदियों का आवागमन का सुलभ संचालन था। ठीक है, अब आते हैं 20वां क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है जनपद शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, तो इसका सही आंसर लोगों के बसने वाला भूखंड है जनपद, बी नंबर का इसका सही आंसर है। अब आते हैं अपने 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है महाजनपदों में राजा का शासन कहाँ होता था? इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है कहाँ होता था? गढ़ और संघ नामक राज्यों को छोड़कर सब जगह महाजनपदों में राजा का शासन होता था। बौद्ध और जैन ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। गढ़ और संघ में सामूहिक शासन होता था, और महावीर और बौद्ध इन्हीं गढ़ों में होते थे। ठीक है, मतलब जो गढ़ और संघ थे उनमें किसी एक का शासन नहीं था, उसमें सारे मिलकर शासन करते थे। 22वां क्वेश्चन है जेम्स प्रिंसपी ने कौन सी लिपियां पढ़ी? इसका सही आंसर है ए नंबर का ब्राही और खरोष्टी। अभी ऊपर ही मैंने पढ़ा था, ए नंबर का इसका सही आंसर है। 1838 में प्रिंसपी ने पढ़ा। ये प्राचीन सिक्कों और अभिलेखों में प्रयोग होती थी। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है कनिष्क के सिक्कों पर क्या अंकित होता था? इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर राजा और देवता। जो कनिष्क है उसके सिक्कों पर राजा और देवता के चित्र अंकित होते थे। अग्रभाग में राजा और पृष्ठभाग में देवता। ये सिक्के मौर्य और रोमन सिक्कों के अनुरूप थे। व्यापार और धर्म दोनों में ऐतिहासिक महत्व है। 24वां क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे का प्रयोग किस लिए होता था? इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर है कृषि उपकरण और हथियार। तो मतलब कृषि के जो फाल वगैरह थे वो बनाए जाते थे हल्के। ठीक है, हल्के फाल, लोहे के फाल हल से कृषि वो उपज होती थी। ठीक है, अब आते हैं 25वां क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं कौन सी थी? इसका सही आंसर है डी नंबर सभी।
ठीक है दोस्तों, अब एक आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में आंसर करना है। ये मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र कौन से थे, इसका सही आंसर आपको देना है। 3 आपको मैंने ऊपर बता दिए, आपको 5 के नाम देना है। ठीक है, आप सही आंसर मेंशन कीजिए, आपको जितना भी पता आप कमेंट में मेंशन कीजिए। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।